भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए चरण स्पर्श प्रणाम, और जो उम्र में छोटे हैं उनको स्नेह। जी हाँ, सत्येंद्र जी ने जो बात कही कि मैं नौकरी छोड़ के आपके सामने आया हूँ, ये कड़ा फैसला हमेशा होता है क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि राजनीति में आने के बाद कभी चुनाव लड़ूंगा, इस तरीके से आप लोगों के बीच में आके भाषण दूंगा और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, दूसरी से तीसरी मीटिंग, तीसरी से चौथी मीटिंग, पांचवी मीटिंग जाऊंगा। आज की हालत ये है कि सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात 12 बजे घर पहुँचता हूँ। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता, और कभी इतना मिल जाता है कि नाक तक आ जाता है। 23 साल मैंने पत्रकारिता की, जिसमें 8 साल में एक राष्ट्रीय चैनल का मैं संपादक था, और एक राष्ट्रीय चैनल का संपादक होना बड़े गौरव की बात है। कोई मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन एक गौरव की बात है, और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैंने 8 साल बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम किया। कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को फेवर किया, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जानबूझकर कभी किसी को के खिलाफ कोई खबर चलाई। इसलिए मेरे दुश्मन सभी राजनीतिक पार्टियों में हैं, और सभी राजनीतिक पार्टियों में मेरे प्रशंसक भी हैं। अन्ना के आंदोलन से मैं शुरू से जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। कई लोगों ने पूछा कि जब आप पत्रकार हैं, जब आप संपादक हैं, एक चैनल चला रहे हैं, तो आप किसी आंदोलन का समर्थन कैसे कर सकते हैं? मैं बार बार कहता था कि अगर मैं आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं करूंगा तो क्या भ्रष्टाचार समर्थक आंदोलन का समर्थन करूंगा? ये तो एक स्वाभाविक सी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आंदोलन हो रहा तो उसका तो हर आदमी को समर्थन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब तक लोगों को यह पता है कि मैं इस आंदोलन के साथ हूं, तब तक मेरा जो दर्शक है, मेरा जो श्रोता है, वो समझता है कि मैं क्या कह रहा हूं और उसका मतलब क्या है। अगर मैं छुपकर ये काम करता तो जरूर लोगों को आपत्ति होती। और ये भी सच है कि कई बार मेरे मन में ये द्वंद्व भी था कि जो ये प्रोफेशनल जिम्मेदारी, जो एक पेशेवराना जिम्मेदारी है, और जो हमारे निजी विचार हैं, उनके बीच में कैसे संतुलन स्थापित करूं, उसमें बहुत दिक्कत भी कभी कभी आती थी। लेकिन जब मैंने पत्रकारिता को छोड़ा, जब अरविंद जी ने मुझसे कहा कि अब आप बहुत हो गया पर्दे से पीछे आपका काम करना, अब आप सामने आइए, राजनीतिक आपको आज पार्टी की ज़रूरत है और पार्टी चाहती है कि आप इसका हिस्सा बने। मैंने उनसे कहा कि मैं अगर पत्रकारिता को छोड़ूंगा तो मैं पूरी तरीके से राजनीति में आऊँगा, मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आऊँगा। और जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब मैं 10 बजे या 11 बजे के पहले घर पहुँचा हूँ। मैंने कई राज्यों का दौरा भी किया, वहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जो भी मेरे बस में था मैंने वो करने का प्रयास किया। और आज आपके सामने मैं हूँ एक कैंडिडेट के नाते, चांदनी चौक के उस इलाके से। जब पार्टी ने पूछा कि आप कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ना पसंद करें, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोले लोग तो सेफ सीट खोजते हैं। मैंने कहा ये भी सच है, लोग सेफ सीट खोजते हैं, लेकिन अगर मैं सांसद बनने के लिए आया होता या अगर मैं सिर्फ राजनीति करने के लिए आया होता तो मैं सेफ सीट खोजता। जब पार्टी ने तय किया कि हमें इस देश के 20 सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और उनको संसद में किसी भी कीमत पर जाने के लिए रोकना है, तो उसके लिए कोई भी कीमत अगर अदा करनी हो तो हम अदा करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर मैं कपिल सिब्बल जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, हर्षवर्धन जी भी उम्र में मुझसे बड़े हैं। दोनों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि हमारी सभ्यता भी है और हमारी परंपरा भी है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, विचारधारात्मक लड़ाई है, और मैं पूरी ताकत लगाऊंगा इनको हराने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का समर्थन रहा, सहयोग रहा, तो इनको वो हार मिलेगी जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। क्योंकि इस देश के अंदर पिछले 65 साल से जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति का अंत होने का समय आ गया है।
वो कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन भरता है, और मुझे इस बात का यकीन है कि कम से कम दिल्ली के अंदर पाप का घड़ा अब भरने के करीब आ गया है। वो दिन दूर नहीं जब इस देश के अंदर, कम से कम दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को शर्म आएगी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। और ये शर्म आएगी आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया, एक ऐसी पार्टी को जिस पार्टी के पास ना तो अपना कोई संगठन था, ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास इतनी ताकत थी कि वो राजनीतिक पार्टी बनाती, चुनाव लड़ती और कामयाब होती। इसे कुदरत का करिश्मा कह लीजिए या आप लोगों का आशीर्वाद। आप लोगों ने इस आंदोलन को कामयाब करने का फैसला किया, क्योंकि आप लोग इस गुस्से में थे कि जो 65 साल से व्यवस्था चल रही है, जिसमें चेहरे बदल जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों में झंडे बदल जाते हैं, उनके चुनाव चिन्ह बदल जाते हैं, उनके अंदाज बदल जाते हैं, लेकिन पार्टियां और सरकार चलाने का तरीका वैसे ही रहता है। एक पार्टी के पास अगर सुरेश कलमाडी जैसे लोग रहते हैं तो दूसरी पार्टी के पास येदियुरप्पा जैसे लोग हो जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष कैमरे के ऊपर घूस लेते हुए पकड़ा जाए। ये मजाक नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर है, और उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम किया गया। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त एक बहुत अजीबोगरीब खबर आपके सामने है। शायद कुछ लोगों ने पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। पिछले दिनों 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण भारत से खबर आई थी, शायद केरला का मामला था या मैं कर्नाटका का मामला, माफ करिए, कर्नाटका का मामला था। वहां पर एक पब के अंदर कुछ लड़कियां अपने दोस्तों के साथ थी और उन लड़कियों के ऊपर कुछ लड़कों ने हमला किया, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको बेइज्जत करने का काम किया गया, और वो सारी की सारी तस्वीर कैमरे के ऊपर थी। वो तस्वीरें टेलीविजन चैनल्स पर चलने लगी। पूरे देश ने उस घटना को धिक्कारा, पूरे देश ने उस घटना की निंदा की थी कि आप किसी लड़की या किसी लड़के से के लाइफ स्टाइल से आप डिसएग्री कर सकते हैं। अग्री करना, डिसएग्री करना ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन आप किसी महिला के साथ इस तरीके से बदतमीजी, बेइज्जती नहीं कर सकते। पूरे देश में धिक्कार हुआ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया गया, और जिन लोगों ने काम किया था उनके नेता मुतालिक को आज बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। ये शर्मनाक बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, जिसके लोगों ने हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ सरेआम उनको बेइज्जत करने का काम किया, उनके कपड़े फाड़ने का काम किया। और जिस आदमी ने बड़े गर्व के साथ कहा था, उनका नेतृत्व किया था, उनको एक राष्ट्रीय पार्टी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जो देश के अंदर सरकार चलाने का ख्वाब देख रहे हैं, और शामिल कैसे कर सकते हैं, ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। और इस बात का प्रतीक है कि राजनीतिक पार्टियां तमाम आंदोलन के बावजूद भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ये नहीं बदलेंगे तो इतिहास के कूड़ेदान में अपने आप को एक दिन पाएंगे, और तब इनको कोई जानने वाला नहीं होगा। और ये बात में आज उस दिन हुई है जो हम सब के लिए बड़े गर्व का दिन है। आप सब लोगों को शहीद आजम भगत सिंह याद है। आज के दिन उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दान किया था, और उसी दिन एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रभक्त पार्टी कहती, देशभक्त पार्टी कहती है, मैं तो कहता हूं ये तो इसरो का काम है। आप इस देश की आधी आबादी की बेइज्जती नहीं कर सकते, यह हक आपको नहीं है। और यह हक इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम देवियों को माँ का दर्जा देते हैं। और वहां अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये शर्मनाक बात है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। अगर आपको ध्यान मैं दिलाना चाहूँ, 2-3 उदाहरण देना चाहूँ। पिछले दिन जो विधानसभा के अंदर जब लोकपाल बिल का मसला चल रहा था, तब बीजेपी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के सामने लिपस्टिक और चूड़ी रखने का काम किया था, और ये बताने का काम किया था
कि तुम औरत हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारे बस का सरकार चलाना नहीं है। क्या औरत कमजोर होती है? क्या औरत कमजोर होती है? अगर औरत न हो तो ये संसार नहीं चल सकता। अगर औरत न हो तो ये संसार नहीं चल सकता। मर्द स्वभाव से अस्थायी होते हैं, स्त्रियां स्वभाव से स्थायित्व होती हैं। उनके अंदर समंदर की तरह सब्र होता है। घर घर चलता है तो उनकी वजह से चलता है। जिस दिन माएं अपना सब्र खोने लगेंगी, उस दिन घर तो घर, परिवार के परिवार टूट जाएंगे। और उनको कमजोर बनाने का काम वही लोग कर सकते हैं जो ऊपर से तो दम्भ भरते हैं कि भारतीय संस्कृति को जानते हैं। हकीकत यह है कि तुमको भारतीय संस्कृति का ज्ञान तक नहीं है। बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, तुमको भारतीय संस्कृति का अंदाजा नहीं है। अगर होता तो तुम्हारे एमएलए के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम चूड़ी का अपमान करते, क्योंकि चूड़ी भारतीय नारियों का गहना नहीं है, उनका जीवन है, उनका सुहाग है। और अगर हिंदुस्तान के बाहर, ये सिर्फ हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, हिंदुस्तान की औरतें, भारतीय औरतें जो चूड़ी पहनती हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप चले जाइए, आपको चूड़ी पहने में महिलाएं नहीं मिलेंगी। अगर मिलेगी तो हिंदुस्तानी होगी। ये भारतीयता का प्रतीक भी है। आपके एमएलए ने भारतीयता का अपमान किया। ये भारत की राजनीति के पतन की कहानी है दरअसल, जहां मूल्यों की परवाह नहीं है, जहां परंपराओं की परवाह नहीं है, जहां संस्कृति की परवाह नहीं है, और जहां सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है, हर हाल में हमें प्रधानमंत्री बनना है, हर हाल में हमें 500 करोड़ का मालिक बनना है, हर हाल में हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हर हाल में हमें विदेश यात्राएं करनी चाहिए, हर हाल में हमें बड़े बड़े घर होने चाहिए। आपकी गाड़ी में कितने आदमी हैं? लेडी को ले लाल बहादुर शास्त्री के पास तो कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, ठीक है ना। गुलजारी लाल नंदा जी के पास भी कोई बहुत बड़ा घर नहीं। गाड़ी वाला कहता है मेरे को जाना है, बच्चे बीमार हो गए। महात्मा गांधी जी के पास भी कोई बहुत बड़ी संपत्ति, जो कुछ भी था उन्होंने देश के नाम हवाले कर दिया था पीछे। लेकिन राजनीति जब पैसा कमाने का धंधा बन जाए, जब व्यवसाय बन जाए, तो यही होता है जहां मूल्य नहीं होते। और यही वजह है कि आज बीजेपी कांग्रेस के अंदर किसी तरीके का कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता। एक वो है जो 84 के दंगों पर 30 साल तक ये पता नहीं कर पाए कि भाई इन दंगों के असली गुनाहगार कौन लोग थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा करती है 2002 के दंगे के असली गुनाहगार कौन है, आज 12 साल बाद भी पता नहीं चल पाया। सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी भगवान जाने। क्या ये देश इतना गरीब हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि हम 84 के दंगों के लिए असली गुनाहगार कौन, उनको खोज भी नहीं सकते। उनको सजा दिलाने का काम तो बहुत बहुत बड़ा है। क्या 12 साल भी हम असली गुनाहगारों को नहीं पकड़ सकते कि गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है? और हम कहते हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर चीन के बाद, और हम दुनिया में बहुत यंग कंट्री के तौर पर जाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अगर हम 30 साल के अंदर न्याय नहीं दिला पाए सिख भाइयों को, तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और जब अरविंद केजरीवाल ने अपने 49 दिन के शासन में बहुत मामूली सा काम, एसआईटी गठन करने का काम किया, क्या यह काम 30 साल पहले नहीं हो सकता था? अगर 30 साल पहले इनके अंदर राजनीतिक विल पावर होती, राजनीतिक अगर दृढ़ शक्ति होती, तो 84 के अंदर एसआईटी गठित होती, 85 के अंदर रिपोर्ट आती, 86 के अंदर मुकदमा चलता, और 1 साल के अंदर फैसला होकर ऐसे लोगों की पहचान हो जाती। और आज हमें ये स्यापा नहीं करना पड़ता, आज हमें एसआईटी गठन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारत की राजनीति की कमजोरी का प्रतीक है, मजबूती का प्रतीक नहीं। इस बात का प्रतीक है कि भारत की राजनीति किस तरीके से किन लोगों के हाथ में, ये बहुत खतरनाक बात है। एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी। भले ही उनके रहनुमा, उनके मेंटर, उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी उनसे नाराज है तो हो आ गए। लालकृष्ण आडवाणी साहब ने 2 बार चिट्ठी लिखकर कहा है कि भाई पार्टी जिस दिशा में चल रही है, ये रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी का रास्ता नहीं है, ये रास्ता दीनदयाल उपाध्याय का रास्ता नहीं है, ये रास्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रास्ता नहीं है। खुद लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को 2 सीटों से बढ़ाकर 182 सीटों तक लेकर आज जहां पार्टी खड़ी हुई है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो उनकी इज्जत नहीं कर सकते, वो हमारी आपकी इज्जत क्या करेंगे? क्या ये महज इत्तेफाक है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही 2002 में दंगे हुए? और क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि जब आप
प्रधानमंत्री बनने का सपना पालते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश भेजते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें वहीं से आती हैं, और अगर आपने वहाँ मैदान मार लिया तो आपके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप गुजरात में एंटर नहीं कर सकते, जो जेल जा चुका है अमित शाह। और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनता है, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हो जाते। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है कि आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद फौरन गुजरात में दंगा और प्रधानमंत्री का सपना पालने के फौरन बाद मुजफ्फरनगर में दंगा? क्या ये महज इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। 84 का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा और 2002 के दंगे, इस बात का प्रमाण है कि इस देश के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत गलत है। और अगर इसको वक्त रहते अगर नहीं रोका गया तो ये देश भी अफ्रीका के उस देश की जैसा हो जाएगा जिसके बारे में लोग सुना करते थे, लेकिन अब उसके होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि हमें इस देश की राजनीति को बदलना होगा, और इस देश की राजनीति तब बदलेगी जब व्यवस्था परिवर्तन होगा। अगर हम सिर्फ सांसद बनने के लिए आएंगे, अगर हम सिर्फ एमएलए बनने के लिए आएंगे, तो कल हमारे यहाँ हमारी पार्टियों के लोगों की संपत्ति भी 500 करोड़ होगी, 400 करोड़ होगी, 1000 करोड़ हो जाएगी। हमें सांसद नहीं बनना, हमें एमएलए नहीं बनना, हमें मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनना। हम चाहते हैं कि संसद में जाकर संसद की तस्वीर को बदलें, ताकि क्योंकि संसद देश की राजनीति को चलाता है। अगर संसद की तस्वीर बदलेगी, वहां ईमानदार लोग जाएंगे, तो देश के अंदर ईमानदार राजनीति की शुरुआत होगी। और जो ये 1,72,000 करोड़ का जो घोटाला हो रहा है, 1,86,000 का जो घोटाला हो रहा है, वो घोटाले नहीं होंगे। और अगर घोटाले होंगे तो 6 महीने के अंदर इनकी जांच होकर ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जेल की सीट के पीछे भेजने का काम होगा। क्योंकि अगर 1,72,000 करोड़ का घोटाला हो जाए और कोई जिम्मेदार ना हो और अदालत से बाहर आकर वो चुनाव लड़ने का मंसूबा पाले, तो इस बात का भी प्रतीक है कि घोटालेबाजों को सजा देने की कोई भी मंशा इन लोगों के अंदर नहीं है, भले ये कुछ भी कहते रहे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं इस देश को। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों के बीच में आया हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग 10 अप्रैल को जब अपना वोट डालें तो ये सोच कर डालें कि आप ऐसे लोगों को चुनोगे जिन्होंने देश से पिछले 65 सालों में देश को भ्रष्टाचार युक्त भारत किया है, एक ऐसा मुल्क बना दिया है जहां कोई काम बिना पैसा दिए नहीं होता है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले लोग हों, चाहे वो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो। आज इस मार्केट के अंदर शायद ही कोई ऐसा दुकानदार होगा जिसको रोज आना या महीने में हफ्ते में घूस न देना पड़े, क्योंकि सबका हफ्ता बंधा हुआ है। और ये हफ्ता सिर्फ हमारे कांस्टेबल भाई या हमारे इंस्पेक्टर भाई की वजह से नहीं है, ये पैसा ऊपर तक जाता है, पुलिस कमिश्नर तक जाता है, होम मिनिस्टर तक जाता है। जब होम मिनिस्टर पैसा मांगेगा तो हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पैसा लाना पड़ेगा और उसकी बैठ के बंदरबाट होगी वहां पे। जब तक वो होम मिनिस्टर नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक वो उसको सजा नहीं मिलेगी, तब तक आप कांस्टेबल भाई को गिरफ्तार करके कुछ नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार उनकी वजह से नहीं, भ्रष्टाचार होम मिनिस्टर की वजह से उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसलिए हम जन लोकपाल बिल के बारे में बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री भी अगर शक के दायरे में है तो जन लोकपाल बिल को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हक होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों को यह पसंद नहीं, इसलिए 44 साल बाद 44 साल लग गए जन लोकपाल लाने में, और भी ऐसा लोकपाल जिससे चूहा भी नहीं मरता है। किस बात का डर है? ईमानदार आदमियों किस बात का डर है? आप मेरी जांच पड़ताल करा लीजिए, मुझे तो नहीं डर किसी बात, क्योंकि मैंने कोई बेईमानी नहीं, और अगर मैंने बेईमानी की है तो मुझे कानून के हिसाब से जेल जाना पड़ेगा। कानून में फर्क नहीं कर सकता, इंसान में फर्क नहीं कर सकता। लोग हमारे बारे में सवाल करते हैं, भाई आपकी आर्थिक नीति क्या है? लोग पूछते हैं आपकी विदेश नीति क्या है? हम कहते हैं हम यही बता दो कि कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीति क्या है, विदेश नीति क्या है, बीजेपी और उनमें क्या फर्क, यही बता दो। आप लोग वायदे करते हो, हम वायदे पर काम करने का काम करते हैं। हमारे तमाम जो व्यापारी भाई हैं उन्होंने देखा होगा, हमने कहा था अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम एफडीआई, मल्टी ब्रांड रिटेल में हम एफडीआई विड्रॉ करेंगे अगर हम सरकार के अंदर आएंगे। बीजेपी इसी बात को लेकर कंफर्म नहीं है। जब वो सरकार में थे तो वो एफडीआई, मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई के बारे में बात करते थे। जब मनमोहन सरकार ने उसको लाने का काम किया तो आपका रुख बदल गया, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी थे। आज जब आपको लगता है कि आप सरकार में आ सकते हो तो नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई व्यापारियों को जो है वो बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
बड़ी चुनौती किसका इंतजार कर रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज को। हिंदुस्तान में हम मल्टीनेशनल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे अपने व्यापारी भाइयों के हित की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा माहौल देश के अंदर बनना चाहिए। अगर उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो हमें इस देश के अंदर मल्टीनेशनल्स नहीं चाहिए। इसलिए हम जैसे ही हम सरकार के अंदर आए, हमने वायदा किया था, हमने वायदों को पूरा किया। हमने मल्टी ब्रांड रिटेल से एफडीआई को विड्रॉ किया, और जब हमने विड्रॉ किया तब बीजेपी को होश आया, अरे इन्होंने तो पॉलिटिकल इनिशिएटिव सीज कर लिया है, तो राजस्थान के अंदर विड्रॉ करने का काम किया। आपने पहले क्यों नहीं काम? आपने हमारी देखा देखी क्यों कर रहे थे? हमने कहा कि हम वैट को सिंप्लीफाइड करेंगे। हमने वैट के सिंप्लीफिकेशन का काम शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में सरकार चली गई। आज भी हमारा वायदा है कि वैट का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो फौरन जीएसटी लागू कर देंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जीएसटी बनाने के लेकर जो रिकमेंडेशन करने वाली कमेटी थी, उसका हेड कौन था? कुछ समय तक खुद नरेंद्र मोदी जी थे और बाद में सुशील मोदी बने थे। 1.5 साल पौने 2 साल तक तो मीटिंग आपने नहीं की। अगर आपकी मंशा होती जीएसटी लागू करने की तो आप तभी लागू कर देते। दरअसल आपकी मंशा व्यापारियों के हित की रक्षा नहीं है, बल्कि उनको बेवकूफ बनाने की मंशा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के मन में किसी तरह की कोई शंका है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस देश की मूल समस्या भ्रष्टाचार। अगर आपको एक प्रोजेक्ट लगाना है, अगर उसके लिए आपको 17 जगह अगर पैसे देने पड़ जाए, कानून के मुताबिक आपके सारे पेपर सही हैं, तो आप व्यापार नहीं कर सकते इस देश का। व्यापार तभी करेंगे जब आप हर फाइल के साथ आप मोटे मोटे नोट या चेक या मोटी मोटी गड्डियां उसमें लगा देंगे। जैसे ही आप गड्डियां लगाएंगे आपका काम सुरक्षित होना जाएगा। यानी इस देश में व्यवस्था ऐसी हो गई कि अगर आप ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं, ईमानदारी से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से नहीं कर सकते। व्यापारियों के सामने भ्रष्ट होने के अलावा और कोई चारा नहीं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर ईमानदार लोग आए, संसद की तस्वीर बदले, ईमानदारी से काम हो, आपके बच्चों को कभी ये ना कहना पड़े कि हम बेईमान मुल्क के सदस्य हैं, तो आप सिर्फ सरकार बदलने का काम मत करिए, बल्कि व्यवस्था बदलने के काम में हमारी मदद करिए। क्योंकि ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, हमारी कोई औकात नहीं। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग वाकई में बहुत छोटे लोग हैं, जैसा अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं। लेकिन अगर ये लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, जैसा कि आपने विधानसभा चुनाव के दौरान लड़ाई लड़ी थी, तो हमें पूरा यकीन है इस देश की राजनीति बदलेगी। इतिहास करवट ले रहा है। दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह काम देश को बचाने का है, देश को नई दिशा देने का है, देश के नवनिर्माण का काम है। और ये सब काम हम नहीं कर सकते, ये सब काम आप सब लोग मिलकर कर सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग जहां इकट्ठा हुए हैं, वो उस जुनून के साथ इकट्ठा हुए हैं जो चाहते हैं कि इस देश का नाम एक ऐसे देश के तौर पर हो जिसके साथ बेईमान शब्द न जुड़ा हुआ हो, बल्कि जिसकी तारीफ ईमानदार मुल्क के तौर पर हो। इसलिए 10 अप्रैल को जब आप वोट देने जाइएगा तो ये सोचिएगा कि आप किस पर मुहर लगाना चाहते हैं, उन पर जिन्होंने 65 साल इस देश को लूटने का काम किया है, या उन पर जो ईमानदार हैं, जिसकी नीयत पे कोई खोट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।